मल्टी रोल फाइटर जेट, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब राफेल गुमनाम था और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। आज से करीब 20 साल पहले जब राफेल ने उड़ान भरी थी तो इसका कोई खरीदार नहीं था, कोई इसे खरीदने वाला नहीं था। सिर्फ फ्रांस की वायुसेना और नौसेना ने ही इसके ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया यूं बदला कि आज राफेल की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में होती है। आज यही राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। जो जल्द ही फ्रांस में भारतीय आकाश वीरों के हुनर और हौसले की मिसाल पेश करते नजर आएंगे। 14 जुलाई को फ्रांस ने अपने बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है। मैक्रो ने ट्वीट करके कहा कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई को परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। न्योता स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त मैक्रो, मैं आपके और फ्रांस के लोगों के साथ 14 जुलाई को हमारी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाने को लेकर उत्साहित हूं। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हो चुके हैं और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 14 जुलाई को होने वाली बैलिस्टिक परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया। बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। तब भारत के साथ फ्रांस की वायुसेना अपने राफेल विमानों से आसमान में अपने युद्ध कौशल का नजारा पेश करेगी। भारत के पास 36 राफेल फाइटर प्लेन है। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हासिमारा बेस पर है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाला एयरबेस रणनीतिक महत्व का स्क्वाड्रन रहा है, जो दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड के अधिकार में आता है। फरवरी 2019 जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब मिराज ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसके अलावा 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी अंबाला एयरबेस ने बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी और ये सबसे बड़ी वजह है कि राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है, क्योंकि यहां से भारत 2 मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ संभाल सकता है। अंबाला एयरबेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए बन जाती है, इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो एडवर्सरीज हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के ऊपर मार रखने की यहाँ से हमारे फाइटर जेट जो हैं वो क्षमता रखते हैं। ये तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर है, ताकि हमें इतना डिफेंस का टाइम मिल जाए कि इन केस ऑफ एडवर्सरी अटैकिंग अस हम उसकी तैयारी कर सकें। और ये इंडिया का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एयरबेस है जहां इंडियन एयरफोर्स है और हेडक्वार्टर 2 कोर आर्मी की वो भी है। ये यहीं से 18 स्क्वाड्रन जो है, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने जाके श्रीनगर के ऊपर अटैक किया था और उनको पहला परमवीर चक्रा जो इंडियन एयरफोर्स में मिला वो उनको मिला था। यहाँ पर मिग, जागुआर और अभी रिसेंटली जैसे सबको पता है कि यहाँ पर हमारे रफाल जो हैं वो भी यहीं पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल हुए हैं। तो अंबाला एयरबेस एक बहुत ही शक्तिशाली ऐसी हमारी ताकत है भारत की, जिसके ऊपर पूरे इंडिया को, पूरे भारत को गर्व है। अंबाला एयरबेस
पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक है। अंबाला एयरबेस पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूरी पर लेह के सामने चीन का गरसुंगा एयरबेस है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर की दूरी पर लेह के सामने चीन का गरगुसा एयरबेस है, जो राफेल के टारगेट पर आता है। रक्षा जानकारों का कहना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन का पिछलग्गू रहा पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से भारत पर हमला बोलकर मुसीबतें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में भारत की वायुसेना को दो अलग मोर्चे बनाने से बेहतर है कि एक बड़ी यूनिट के तौर पर रणनीति बनाई जाए। देखिए, ट्रू फ्रंट वार की बात काफी देर से चल रही है, पर अभी ये एक रियलिटी बन गई है। और लॉन्ग टाइम बैक महान JRD टाटा को जब उनको एक दिया गया सर्वे करने को और एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि इंडिया को टू फ्रंट वार के लिए तकरीबन 66 स्क्वाड्रन की जरूरत है, पर भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन जो अप्रूव किए। अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन जो है जैसे आप जानते हैं रफाल के हैं, मिग के हैं, मिग 29 के हैं, सू के हैं, SU-30 के हैं, SU-35 भी है। तो ये ट्रू फ्रंट वार के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल भूमिका अंबाला एयरबेस की रहेगी, क्योंकि आपने दोनों डाइवर्सिटी को अगर वो हैंडल करना है तो दूसरा जो हमारा एयरबेस है वो हाशिमारा में जहां पर रफाल तैनात है, तो यहां से दोनों तरफ वेस्टर्न और नॉर्दर्न को देखने के लिए ये बहुत ही पावरफुल एयरबेस है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है। ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हाशिमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर निगाहें रख सकते हैं। वहीं डोकलाम पर नजर रखना भी आसान हो गया है। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त तक विवाद रहा था। सबसे खास बात यह है कि हाशिमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशन पर भारत 21 साबित होगा। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गरगुसा में एक सरफेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हाशिमारा में राफेल की तैनाती अचूक दांव साबित होगी। हाशिमारा एयरबेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है और ये 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद एस्टेब्लिश किया था। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चुंबी वैली जो कि इंडिया, भूटान और तिब्बत के कोने पर है, वहां पर ये चाइना को देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहां रफाल के 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत की शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है हाशिमारा एयरबेस। भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आया है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान MiG-29, MiG-27 और सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। रूस से सुखोई खरीदने के 23 साल बाद भारत ने राफेल जैसा कोई बड़ा रक्षा सौदा किया, जो आज कामयाबी की किताब में नया अध्याय जोड़ रहा है। भारत ने अपनी वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए साल 2007 में मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए एक टेंडर पास किया, जिसमें अमेरिका के F-16 और F-18, रूस के MiG-35, स्वीडन की ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल और यूरोपियन यूनियन के यूरो फाइटर टाइफून ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। 2011 में सिर्फ यूरोपियन यूनियन और
फ्रांस ही इस दौड़ में रह गए और आखिरकार डील फाइनल हुई राफेल के साथ। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी AESA रडार लगा है, जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है, जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। यानी राफेल की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लीबिया में राफेल ने अपनी जंगी काबिलियत की वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 19 मार्च 2011 को फ्रांसीसी राफेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के तहत लीबिया पर कूच किया, जिसमें टोही उड़ान और स्ट्राइक मिशन शामिल था। राफेल का टारगेट था लीबिया के बेंगाजी के चारों ओर बढ़ रहे टैंकों और तोपों को निशाना बनाना। 24 मार्च 2011 को बताया गया कि राफेल ने रनवे पर खड़े लीबियाई वायुसेना के G2 गैलेप लाइट अटैक ट्रेनर विमान को खाक में मिला दिया। अपनी तैनाती के दौरान राफेल ने अपने जियो लोकेशन फीचर और अलग अलग तरह के गोला बारूद के जरिए लीबियाई सेना के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। दूसरे लड़ाकू विमानों के अलर्ट मिशन के दौरान राफेल को किसी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान राफेल की ओर खींचा। राफेल ने हर मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है। सीरिया, इराक और लीबिया के संघर्षों के दौरान राफेल ने अपनी काबिलियत को साबित किया है, जबकि चीन के किसी भी विमान ने इस तरह के किसी भी परीक्षण में अभी तक हिस्सा नहीं लिया। यानी साफ है कि राफेल हर मोर्चे पर भारी है। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी और अमेरिकी विमानों की सस्ती नकल हैं। अब नकल है तो जाहिर है कि चीज भी वैसी ही होगी। देखिए, चाइना जो है वो मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेपन सिस्टम को लेके उसको खोल के उसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक चीप या सस्ता हथियार बना लेना। उन्होंने J-20 के साथ किया और उसके बाद उन्होंने ब्लैक हॉक है एक US का, उसके साथ भी यही टेक्निक अपनाई। और यही कारण है कि शायद टेक्नोलॉजी में चाइना जो है भारत से बहुत आगे है और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चीप किसी हथियार को बनाना है तो बेसिक रिसर्च में पढ़ने की बजाय, और जिसको सालों साल लगते हैं, कई डिकेड लगते हैं बेसिक रिसर्च को डेवलप करके वेपन सिस्टम के फाइनलाइज करने तक, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग पर बहुत जोर देते हैं। और यही कारण है शायद कि वो हमारे से टेक्नोलॉजी में जो डेवलप किया है वो हमारे से काफी आगे है। राफेल सिंगल और ड्यूएट सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने दोनों ही विकल्पों को चुना है। भारत के पास 28 सिंगल और 8 ड्यूअल मीटर राफेल मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल DH-2 सीटर फाइटर प्लेन है, वहीं राफेल EH सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। दोनों ही ट्विन इंजन सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। एक लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत है हवा में उसका फुर्तीला होना और साथ ही बेहतरीन हथियार और दुश्मन से बचने की तकनीक। कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है, और ये सारा कॉम्बो राफेल के पास है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमला करने में इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि राफेल के पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है।
राफेल की अधिकतम स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम राफेल अपने साथ 24.5 टन का हथियार ले जा सकता है। यही नहीं, राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लिहाजा मैदानी जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा बेहद कम है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी अब बालाकोट जैसा ऑपरेशन अंजाम देने के लिए सरहद को लांघना जरूरी नहीं, सरहद के इस पार से ही आतंक के अड्डों को तबाह किया जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलें इससे और विध्वंसक बनाती हैं। राफेल में लगने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकती है। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाते हैं। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को स्कैल्प तबाह कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल सिस्टम जो है ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है। इसको फ्रेंच में तो स्कैल्प बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। अभी इसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है और इसका पेलोड भी 400 किलोग्राम है। इसका रोल बेसिक जो है वो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए किया जाता है और ये रफाल एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है। क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मेटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और बड़ी वजह है। मेटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा को इस्तेमाल करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकता है। मेटियोर मिसाइल एक यूरोपियन वेपन सिस्टम है जिसको रफाल में इस्तेमाल किया जाता है और इसका बेसिक रोल जो है एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए है और ये बहुत पावरफुल ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो रफाल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी रफाल के अंदर मेटियोर ही जो मिसाइल सिस्टम है वो इस्तेमाल होता है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि दुनिया के करीब सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। मौजूदा समय में भारतीय एयरफोर्स के पास कुल 31 स्क्वाड्रन है जिनमें मिराज है, सुखोई है, तेजस है, जैगवार है और राफेल है। लेकिन अब भारत में ही 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी कर ली गई। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। खबर है कि भारत जल्दी ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि रडार की वेव्स जो उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, जब वो वेव्स वापस आए
तो उनको वो वापस ना जाने दे किसी तरीके से। मतलब ये है कि अकाउस्टिक्स, साउंड या फिजिकल विजुअल जो है उसकी रिफ्लेक्शन या उसके इमेजेस या उसका कम से कम हो, इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आजकल तो एक बड़े जेट को, फाइटर जेट को एक छोटे से बर्ड की तरह दिखता है और इतना बढ़िया टेक्निक्स और सिस्टम निकल आए हैं कि ऑलमोस्ट रडार की नज़र से इसको दूर भी रखा जा सकता है। जो 5th जनरेशन, जैसे जैसे रडार टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है उसी तरीके से आप मानेंगे कि वेपन सिस्टम जो है या जेट एयरक्राफ्ट जो है उनको भी अपने आप को छुपाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोफिस्टिकेशन जो है दोनों में, रडार में एज वेल एज जो फाइटर जेट्स हैं उसमें, ये एक कंपटीशन है और दोनों की कोशिश होती है रडार वांट्स के मैक्सिमम उसको कैप्चर किया जाए और एयरक्राफ्ट की कोशिश होती है कि मैक्सिमम उसको अवॉइड किया जाए। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 रॉप्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। साल 2013 के एयर इंडिया शो में भारत ने रूस के साथ फाइटर जेट बनाने को लेकर एक डील साइन की थी। साल 2017 में इसका पहला कदम पूरा हो गया। अब इसके डिजाइन को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब डीआरडीओ ने इसके अप्रूवल के लिए इसे सीसीएस में भेज दिया। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट की क्षमता से लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के तहत तैयार किया जाएगा। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेट व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम होते हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो ये 2010 में शुरू किया गया था। इसके अंदर HAL है, DRDO तो इन्वॉल्व है ही है और इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर जो हैं उनको भी लाया गया है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है और उम्मीद ये है कि जैसे जैसे डेवलप करते हैं कुछ हिस्सा 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है इंडिया के पास आने वाली। हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये एक रियलिटी बन जाए और फिर ये दुनिया का बहुत बड़ा एक नया वेपन सिस्टम होगा जिसके ऊपर पूरे भारत को बहुत गर्व होना चाहिए। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेक इन इंडिया के तहत तेजस MK1 का निर्माण हो चुका है और अब तेजस MK2 की तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में तेजस के 6 स्क्वाड्रन होंगे जिसमें पहले 2 स्क्वाड्रन MK1 के होंगे और दूसरे 4 MK2 के होंगे। तेजस मार्क 1 का एडवांस वर्जन होगा MK2। कहा जा रहा है कि LAC मार्क 2 आने वाले वक्त में जगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक विमानों की जगह लेगा। देखिए, ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं एक पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको सर्वेलेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैमिंग की रिक्वायरमेंट है या एयर डोमिनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जैसे जागुआर जो है वो एयर टू ग्राउंड के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, जैमिंग के लिए अलग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो अभी धीरे धीरे ऐसे वेपन सिस्टम या ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहे हैं जिसमें सबका रोल जो है शायद एक में आ जाए, पर अभी इकट्ठे कई का पैकेज बना के इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि बालाकोट में जब हमने स्ट्राइक की तो उस टाइम शायद 20 या 25 एयरक्राफ्ट इकट्ठे उनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और खास करके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे रोल बढ़ता है डिजाइन और डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चर में, तो तब हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे एयरक्राफ्ट बन जाएं फाइटर जेट्स कि जिनको सब के सब एक रोल को कर सकें। देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम 80 के दशक में शुरू हुआ। इन्हें MiG-21 की जगह लेनी थी जो रूस में बने थे। 90 के दशक में डिजाइन को मंजूरी मिली और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया और साल 2011 में एयरफोर्स ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया और फरवरी 2019 में तेजस को पूरी तरह IAF का हिस्सा बना दिया गया। तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे हल्का फाइटर सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और स्टैंड ऑफ वेपन ले जाने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि साल 2024 या 25 तक भारतीय वायुसेना को कुल 123 तेजस डिलीवर किए जाएंगे। अब LAC Mark II के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से 1 सितंबर 2022 को LAC Mark II फाइटर जेट के विकास को मंजूरी दे दी गई। अब LAC Mark II कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होगी, ये भी जान लीजिए। LAC Mark II करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसकी उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले LAC Mark II में 13 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी 13 अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। LAC Mark II फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मैका, एस्ट्राम, मेटियोर, एस्ट्रा, NG-CCM को लगाया जा सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LR, LACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। इसके साथ ही LAC Mark II में प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी बम भी लगाए जा सकते हैं। LAC Mark II में एक बेहतर रडार, बेहतरीन एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जाएगा, जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला न कर पाए। किसी भी फाइटर जेट की असल ताकत होती है उसमें लगा इंजन। इंजन जितना पावरफुल होगा, दुश्मन से बचकर उसका खात्मा करना उतना ही आसान होगा। तेजस Mark 1A में GE-F404 का इंजन लगा है। इस इंजन के पीक पावर की क्षमता 81 किलो न्यूटन थी। अब नए वर्जन यानी LAC Mark II में GE-F414 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी पीक वार क्षमता 98 किलो न्यूटन होगी। अब देश में ही GE-F414 इंजन तैयार करने का रास्ता भी साफ हो गया है। 50 के दशक में भारत ने लड़ाकू विमान बनाने का इरादा किया, लेकिन हम कभी सफल नहीं हो पाए। इसी कमजोरी का हल मिला अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुई डील में, जिसके बाद अब भारत अपने दम पर लड़ाकू विमान का निर्माण कर पाएगा। देसी लड़ाकू विमान तेजस में अभी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE का इंजन लगा है, जिसके एडवांस मॉडल तेजस Mark II के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये जनरल इलेक्ट्रिक का F414 जो इंजन है, जिसका अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे US में, तो जहां इसकी डील हुई तकरीबन 100 इंजन जो है वो हमने इंडिया में HAL के साथ मिलके उनको मैन्युफैक्चर करना है। तो ये सवाल जो है क्यों इंडिया में बनाना चाहिए, ऑब्वियस है कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर हमारे पास आ जाए और हम उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, तो ये हमारे लिए और पूरी देश की सुरक्षा के लिए, फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसको HAL में मैन्युफैक्चर करेंगे।
भारत ने अगले 2 दशक में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए 350 से अधिक लड़ाकू जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में GE F414 इंजन बनाने से ये टारगेट हासिल करने में काफी आसानी होगी। भारत को एक साथ 2 मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 756 लड़ाकू विमान या फिर 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। फिलहाल वायुसेना के पास लगभग 560 जेट विमान हैं, यानी 196 लड़ाकू विमानों की भारी कमी है, जिसे दूर करने में ये डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे भारत की जेट प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ेगी। जनरल इलेक्ट्रिक का GE F414 मौजूदा तेजस में लगे GE F04 का एडवांस वर्जन है। GE F414 इंजन विमान की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जो इसे दुश्मन की मिसाइल से बचाने में मदद करेगा। इसमें मैक 2.0 यानी 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जाने की क्षमता है। ट्रू फ्रंट वार में ये हमारी बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। देखिए, हमने कुछ साल पहले जो F404 लिए थे वो तेजस मार्क 1 के लिए थे। अभी तेजस मार्क 2 जो है उसके लिए ये जो F414 का जो सौदा हुआ है ये इतना इम्पोर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि ये तेजस की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। और अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों को हैंडल करना है तो इसकी कैपेबिलिटी हमारे तेजस की इतनी बढ़िया हो जाएगी कि ये दोनों तरफ की लड़ाई के अंदर हमारी मदद कर सकेगा। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि क्या US पूरी की पूरी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है कि नहीं करता। चाहे एग्रीमेंट हमारा US के साथ यही हुआ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी, पर मैंने जो पढ़ा है और जो हम जानते हैं कि वो रोटर की टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी सब कुछ वो जो है ट्रांसफर करने को तैयार है। पर कोई भी देश जो लेटेस्ट और जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी ट्रांसफर किसी भी हालत में नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और HAL को और कोशिश करके पूरी टेक्नोलॉजी नई को डेवलप करके अडाप्ट करके और अपने वेपन सिस्टम को और बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम तेजस को इतना शक्तिशाली बनाएं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही इंजन बना पाते हैं। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी नकल यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है, लेकिन लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत पेचीदा है, जिसके लिए बरसों की मेहनत और निवेश जरूरी है। इसीलिए भारत की ये डील देश की सुरक्षा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।